दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नया चैप्टर है। आप लोगों को अगर पार्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। और दोस्तों, हम दीवाने हैं तेरे का पार्ट हमारे पास है, लेकिन बस 10 मिनट का ही पार्ट है, इसलिए हम आज ये पार्ट नहीं अपलोड करें। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अपलोड कर दे तभी करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दीवान जी सामने टेबल पर खुली फाइल को रीड करने और किसी से फ़ोन पर बात करने में इस कदर मशगूल थे कि सामने बैठे हुए भी उन्हें ऑफिस में आता हुआ शख्स नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही उस शख्स ने उनके केबिन का डोर नॉक किया और अंदर आने की परमिशन मांगी, तो उस चित परिचित आवाज़ को सुन वो सामने देख फुर्ती से खड़े होकर कहते हैं, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त। सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए अंदर आकर जैसे दीवान जी को कसकर गले लगा भावुक स्वर में कहता है, आपने पापा से मिलने के लिए मुझे किसी स्पेशल वक्त का इंतजार नहीं, मन किया मेरा आज आपके साथ फुर्सत से बैठूं तो बस आ गया आपसे मिलने। दीवान जी देव को अलग कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, आज ड्यूटी आवर्स में तुम्हें फुर्सत, चलो फिर आओ अंदर रूम में चलकर इत्मीनान से बाप बेटे बात करेंगे। अपने केबिन से अटैच रूम में दीवान जी देव के साथ आते हैं और वहाँ लगे किंग साइज सोफे पर उसे खुद के पास बिठा हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, बोलो बेटा, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? देव अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ पलों के लिए सिर्फ आपका कंधा और मेरा सुकून, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पापा। देव की इस तरह की बातों को सुन दीवान जी के चेहरे के भाव बदलते। उससे पहले ही वो खुद को कंट्रोल करके अपने अंदाज में कहते हैं, क्या बात है देव, आज आपने जान को छोड़ पापा के साथ सुकून, कुछ हुआ क्या बच्चे, सेजल की तबीयत? दीवान जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही देव उनसे लिपट नम स्वर में कहता है, आपके बेटे को आपकी बेहद ज़रूरत है पापा। कल रात से मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। आपके कंधे पर सर रख आपकी और मेरी दोनों की उलझनें दूर करनी थी, और आपके केबिन से बेस्ट जगह मेरे लिए कोई नहीं, इसलिए आपको बिना बताए ड्यूटी से टाइम निकाल कर सीधा आपसे मिलने आ गया। देव की नम आवाज़ सुन दीवान जी को बहुत कुछ समझ आ गया, लेकिन वो ना समझ बनने का नाटक कर उसकी बैग सहलाते हुए गंभीर आवाज़ में कहते हैं, मैं समझा नहीं देव, मेरी और तुम्हारी उलझन, क्या बात है बेटा, तुम इतने नर्वस? देव दीवान जी का हाथ पकड़कर कहता है, आप मेरे आने के कारण को बखूबी जानते हैं पापा, फिर भी आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देव लंबी सांस लेकर कहता है, कल रात मम्मा को अकेले गार्डन में नीचे देखा तो मुझे लगा शायद रोशनी की तबीयत ठीक नहीं। मैं दौड़कर नीचे आया, लेकिन नीसू रोशनी को अपने रूम में देख मुझे एहसास हुआ कि शायद आप मीटिंग से अभी तक नहीं आए। मैं मम्मा के पास पहुंचता उससे पहले ही आप अंदर आ गए पापा। आपको सामने देख एकदम से मम्मा रोते हुए आकर आपसे लिपटी तो मेरे कदम वहीं थम गए। दीवान जी हैरानी से देव की ओर देखते हैं। देव उनका हाथ पकड़ भावुक स्वर में कहता है, आपके और मम्मा के बीच की सारी बातें मैंने सुन ली थी पापा। देव सब जानता है। ये सुन दीवान जी की आंखें नम हो बंद हो गई। वो अटकते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, क्या क्या सुना तुमने? देव दीवान जी की नम आँखों को देख भावुक स्वर में कहता है, इससे ज़्यादा बेबसी क्या होगी मेरे लिए कि आज मेरे कारण आपकी आंखों में नमी। दीवान जी देव की अपनी बाहों में भर कर कहते हैं, ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चे। देव दीवान जी को अपनी बाहों में लेकर दृढ़ स्वर में कहता है, आप मेरी बैकबोन हो पापा, प्लीज़ आप कमज़ोर मत पड़िए। जो भी गुरुजी ने कहा वो ज़रूरी तो नहीं सच हो जाए। हालांकि गुरुजी की बातों पर बहुत विश्वास है आपको, लेकिन फिर भी कहूँगा पापा, भगवान से बढ़कर कोई नहीं, जो होगा हम मिलकर सह लेंगे पापा। सब उन पर छोड़ दीजिए। यदि उन्होंने हमारे नसीब में अभी खुशियाँ नहीं लिखी तो पापा, हम कितने भी हाथ पैर मार लें वो हमें नहीं मिलेंगी। तो आप क्यों इतना बेबस और कमज़ोर पड़ रहे हो? मैं आपको इतना नर्वस नहीं देख सकता पापा। मुझे आपका वही हंसता मुस्कुराता जिंदा दिल वाला चेहरा चाहिए। अगर आप हिम्मत हार गए पापा तो आपसे पहले आपका देव पस्त हो जाएगा।
दीवान जी देव की बातों को सुन भावुक हो उसे कसकर अपने गले लगाकर कहते हैं, बड़ा नसीब वाला हूँ मैं जो तुम्हारे जैसा श्रवण कुमार मुझे मिला है। आज के ज़माने में जहाँ बच्चों को अपने माँ बाप के पास बैठने तक की फुर्सत नहीं, वहाँ तुम मुझे चिंतित देख अपने दुख को भुला मेरे पास चले आए। तुम सच में मेरी ताकत हो, मेरी आंखें, मेरी लाइफ लाइन हो बच्चे। दीवान जी हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, तुम सच में अपने नाम के रूप हो देव। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें देख तुम्हारी दादी के मुँह से पहला शब्द यही निकला था। वो जब भी तुम्हें प्यार से दुलारती हमेशा उनके मुँह से यही निकलता कि मित्तल मेंशन में साक्षात तुम्हें तुम्हारे रूप में देव प्रकट हुआ है। आज उस शब्द की सार्थकता साबित कर दी बच्चे तुमने। यूं ही नहीं कहता मैं तुम्हें अपना गुरूर। तुम वाकई हर चीज़ में, अपनी सोच में, अपने रिश्ते निभाने में दीवान मित्तल से बहुत आगे हो। गुरुजी की बातें जहाँ मुझे विचलित कर गई, वहाँ तुमने कैसे समझदारी से इसे अपना नसीब मान लिया बच्चे। मैं अचंभित हूँ। दीवान जी देव का चेहरा अपने हाथों में लेकर चिंतित स्वर में कहते हैं, देव बच्चे कहीं सेजल को तो ये बात। देव दीवान जी के हाथों को कसते हुए कहता है, पापा यकीन करिए मेरा कभी भी उन तक ये बात नहीं पहुँचेगी। उन्हें क्या किसी को नहीं मालूम होगा मेरे होते। देव दीवान जी के कंधे पर सर रखकर कहता है, पापा मैं आज स्पेशली आपसे इसीलिए ही मिलने आया हूँ। प्लीज़ आप इस बात को लेकर यूँ विचलित मत होइए। जो तकदीर में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। हम कितने भी एफर्ट्स लगा लें होनी होकर रहेगी पापा। इस बारे में सोचकर आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हो? आप इन बातों से इतना व्याकुल हो गए कि आपको कल रात होश ही नहीं रहा। बिना कुछ खाए पिए आप देर रात तक ऑफिस में अकेले बैठे रहे। मम्मा और आप मेरी रूह हैं पापा। अगर आप दोनों ने खुद के साथ लापरवाही की तो देव अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। आप दोनों मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो पापा। इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मेरी खुशियों के खातिर आप खुद को चुस्त दुरुस्त रखिए। बाकी जो मेरे और सेजल के नसीब में होगा वो हर हाल में होकर रहेगा। उसे आपकी और मेरी चिंता नहीं बदल सकती। कल रात तक मैं भी नर्वस था पापा, लेकिन आज पूजा के वक्त भगवान के सामने खड़े होकर मैंने सिर्फ यही मांगा पापा कि मुझे अपनी जान की कीमत पर कोई खुशी नहीं चाहिए। यदि मेरी परियों की रानी बिल्कुल सही सलामत अपनी मम्मा की कोख में हो तभी वो इस दुनिया में आए, वरना मैं फिर से अपनी रानी बेटी का इंतजार करूँगा। देव की इतनी समझदारी भरी बातें सुन दीवान जी की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे गले लगा अधीरता से कहते हैं, कुछ नहीं होगा मेरी बहू और पोती को। इस बार जैसे दीवान मित्तल की भविष्यवाणी फेल हुई है, शायद गुरु जी की बातें भी कोई चमत्कार हो जाए। देव देव शांत लहजे में कहता है, भविष्य की चिंता करके वर्तमान को क्यों खराब करना पापा। अभी हमारे सामने खुश होने की दो वजह खड़ी हैं, अंकी की शादी और निशु रोशनी का बेबी। आज दादू और मैं और सेजल बड़े पापा मम्मा बन रहे हैं ना, तो फिर क्यों टेंशन लेना। और इस वक्त तो परियों की रानी मेरे और जान के साथ है पापा, तो हमें क्यों उदास होना। उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, वादा करिए पापा मुझसे आप फिर कभी वो नहीं करेंगे जो कल रात हुआ। आपको तबीयत को लेकर मम्मा कितनी डरती हैं पापा, उनकी खातिर खुद को सहेज कर रखिए ना। खुशियाँ और गम तो जिंदगी में आते जाते रहेंगे, इनसे हार नहीं, इनका मुकाबला करने की शक्ति चाहिए मुझे। और ये तभी संभव है जब आपका मजबूत कंधा और आशीर्वाद के लिए उठे हाथ मेरे और सेजल के सर पर हों। दीवान जी देव के माथे को चूम प्यार से उसे अपनी बाहों में लेकर उसके गालों पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, जब मेरे बेटे में इतनी पॉजिटिव वाइब्स है तो उसका पिता कभी उसका साथ नहीं छोड़ सकता। वादा है मेरा देव, अब कभी तुम अपने पापा को यूं उदास और चिंतित नहीं देखोगे। बट देव एक वादा आज मुझे तुमसे भी चाहिए। देव संजीदगी भरी आवाज़ में कहता है, आप कहकर तो देखिए पापा, आपके लिए तो मैं खुद को। दीवान जी हल्की नाराज़गी से कहते हैं, देव भूल से भी कभी खुद के लिए मेरे होते गलत शब्द जुबा पर नहीं लाना। देव अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी, अब गलती दोबारा नहीं होगी। बोलिए पापा कैसा वादा चाहिए मुझसे। दीवान जी
उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अधीरता से कहते हैं, देव तुम तो मेरे समझदार बेटे हो, यकीन ही नहीं, ब्लाइंड फेथ है मुझे। मेरे देव हर मेरा देव हर परिस्थिति को आसानी से टेकल कर लेगा। लेकिन बेटा सेजल की बहुत चिंता है मुझे। तुम अच्छे से जानते हो बच्चे, रोशनी की प्रेगनेंसी को लेकर उसके मन में क्या चल रहा था, ये मेरी नज़रों से छुपा नहीं है। बस इसी बात का डर मन को खाए जा रहा है। अगर कोई अनहोनी हो गई, गुरुजी की बातें सच हुई, तो ये बच्ची खुद को संभालेगी, ये सोचकर भीतर तक हिल जाता हूँ। देव दीवान जी का हाथ पकड़ कर कहते हैं, उनके लिए मैं हूँ ना पापा। सेज को कैसे संभालना है ये आप मुझ पर छोड़िए। वादा है मेरा, देव आपकी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मेरे होते उनकी आंखों में आप कभी आंसू नहीं देखेंगे। मैं हर हाल में सेजल को संभाल लूँगा पापा, भरोसा रखिए। देव का दृढ़ संकल्प देख दीवान जी भाव विभोर हो उसे अपने बाहों में कस लेते हैं और वो फ़ोन निकाल मोहन को अपने रूम में बुलाते हैं। मोहन जैसे ही रूम में आता है, देव खड़े हो उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, कैसे हैं आप? मोहन उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं, बहुत दिनों बाद आज सुबह सुबह अपने बच्चे को देखा, तबीयत खुश हो गई। देव मुस्कुराते हुए मोहन का हाथ पकड़कर कहता है, काका आज एक जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ। मोहन हैरानी से कहते हैं, कैसी जिम्मेदारी बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। मोहन दीवान जी को देखकर कहते हैं, काका पापा के खाने और उनकी मेडिसिन की जिम्मेदारी यहाँ आपको लेनी होगी। एक आप ही हैं जिनके आगे पापा की नहीं चलती। आप मेरे दादू जैसे हैं, इसलिए कर पापा अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही करें तो आप पिता बनकर न सिर्फ उनका ध्यान रखिएगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें डांट भी लगाइए। इन दिनों पापा के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, वो बहुत बिजी रहने वाले हैं। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। घर की नींव है मेरे पापा, वो किसी कीमत पर कमज़ोर और चिंतित नहीं होने चाहिए। आप वादा करिए मुझसे, आप पिता बनकर पापा को हक से लंच कराएंगे और मेडिसिन देंगे। देव की ऐसी मार्मिक बातें सुन इस बार दीवान जी के साथ मोहन की भी आंखें भीग उठी। मोहन दीवान जी को देख भीगे स्वर में कहते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं हम और आप जो भगवान ने हमें लाखों में एक बेटा दिया है। देव बच्चे साहब की चिंता बिल्कुल मत करिए। आपने मुझ पर जो भरोसा दर्शाया है उस पर मोहन खरा उतरेगा। आज से साहब की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, न सिर्फ ऑफिस में बल्कि साहब कहीं मीटिंग में भी जाएंगे तो मैं खुद उनके साथ हर पल रहूँगा। देव खुश होकर उनको गले लगा कर कहता है, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी काका, और मेरा पापा से मिलने आना सफल हुआ। मुझे सच में आप जाकर सुकून मिला। पापा ने ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह, तो प्लीज़ कैंटीन से पापा के लिए वेजिटेबल डालकर फ्राई दलिया और 2 कप अदरक काली मिर्च वाली चाय पिला दीजिए, मज़ा आ जाएगा। मोहन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप अपने पापा के साथ बैठकर जम के बातें करिए, मैं आधे घंटे में आता हूँ। मोहन के जाते ही दीवान जी देव को गले लग फपक उठे। देव अधीरता से कहता है, पापा प्लीज़ कमज़ोर मत पड़ने दीजिए खुद को। आपको आपने देव की कसम, आपको यूं बिखरते देख मैं किसकी बाहों का सहारा लूँगा। दीवान जी भावुक होकर कहते हैं, ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं बच्चे। अपने भाग्य पर नाज है मुझे, तुम जैसा बेटा पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। ऊपर मुँह करके कहते हैं, मेरे साथ जन्मों की पुण्यों की कमाई है मेरा देव। अगर दीवान मित्तल ने सच्चे मन से आपकी कभी पूजा की है तो हर जन्म में मुझे देव ही बेटे के रूप में चाहिए। बस ये छोटी सी अरदास इस बाप की कबूल करना मेरे ईश्वर। वो कसकर देव को अपनी बाहों में भर लेते हैं। देव भी दीवान जी के गले लग काफ़ी देर तक खड़ा रहा। काफ़ी देर तक जब दोनों बाप बेटों के जज्बात काबू में आए तो दोनों एक दूसरे से अलग हो सोफे पर बैठते हैं। देव तो सोफे पर बैठते ही दीवान जी की गोद में लंबे पैर कर लेट गया। दीवान जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे देव ने आकर उनकी उफनती बेकाबू सांसों को एक गति प्रदान कर दी। आज बरसों बाद उनके जीवन में ये दिन आया था। कहीं स्नेह लुटाया उन्होंने अपने गुरूर पर। मोहन ने
मोहन के नाश्ता लाते ही दोनों बाप बेटे ने खुश होकर चाय और नाश्ते का आनंद लिया। कुछ देर बाद पांडे का फोन आने से देव अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। दीवान जी अपनी विंडो से उसे जाते हुए देख एक बार फिर भावुक होकर कहते हैं, देव बहुत हिम्मत है बच्चे तुम में। ईश्वर करे तुम्हारा ये गुण सदैव तुम्हारे भीतर विद्यमान रहे। जानता हूँ तुम्हारी तकलीफ, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें अपने पिता की तकलीफ की परवाह है। आज के ज़माने में ऐसे बेटे बहुत कम देखने को मिलते हैं। कृष्णा जी आपकी परवरिश को देख आज सच में दीवान मित्तल आपके सामने नतमस्तक होता है। मुझे कोई शर्म नहीं एक आदर्श माँ के चरण छूने में। अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश देकर आपने हमारा जीवन सुधार दिया। कृष्णा आप हमेशा कहती हैं आप मेरे अर्धांग हो, मेरे आराध्य, मेरे सुंदर, मेरे सौभाग्य हो। लेकिन आज मैं दिल से कहता हूँ कृष्णा जी, आप केवल मेरी जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि दीवान मित्तल की रूह, उसकी धड़कन, उसकी परछाई, उसका अनमोल रतन हो। आपने न सिर्फ अपने प्रेम से बल्कि इतनी योग्य संतान का पिता बनाकर मुझे संपूर्ण कर दिया। जब तक दीवान मित्तल की सांसें चलेंगी हमेशा ये सर आपके सजदे में आदर और सम्मान से झुकेगा। बेशक आज के बच्चे अपने जीवन साथी के लबों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन दीवान मित्तल हमेशा अपनी कृष्णा के माथों और उसके पैरों की रज को चूमेगा। बेहद वाला इस कह में अपने जीवन संगिनी से अपने बेटे को वादा किया है, इसलिए आज अभी से सब कुछ उस ऊपर वाले पर छोड़ दिया है और आपको अब कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। शाम को जल्दी आते हैं आपके आंचल तले। आज पूरे परिवार के साथ मूवी टाइम होगा, वो भी आपकी मनपसंद आइसक्रीम, पान और पॉपकॉर्न के साथ। देव के आने से आज दीवान मित्तल जी काफ़ी हल्का महसूस करने लगे। कुछ देर बाद वो अपने सारे काम निपटा अक्षत अंकित के साथ अंकिता के ननिहाल होते हुए रिसोर्ट पहुंच निकल गए। वहीं अंकित और नानी माँ के काफ़ी समझाने से सरला भी ऑपरेशन के लिए रेडी हो गई। सरला के राजी होते ही नीलमा ने ये खुशखबरी भरत और राज तक पहुंचा दी। उधर शीतल के स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही राजू गाड़ी लेकर पहुंच गया। उसने स्कूल के आगे गाड़ी खड़ी ही की थी कि उसके पास राज का फ़ोन आ गया। राजू तुरंत फ़ोन उठाकर कहता है, भैया मैं पहुंच गया। राज अपने एटीट्यूड में कहता है, पहुंच गया वो तो ठीक है, लेकिन भाभी के बैठते ही जोश में मत आना। गाड़ी संभाल के चलाना और स्पीड का विशेष ध्यान रखना, समझा। राजू मुंह बनाकर धीरे से कहता है, अभी तक न समझता एसीपी साहब, अब समझ गया। राज अपनी बाहें सिकोड़ कर कहता है, क्या कहा तूने? सुना नहीं मैंने, जरा जोर से बोल। राजू हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं भैया, फ़ोन रखिए, भाभी आ गई। राज गहरे स्वर में कहता है, फ़ोन दे उसे। शीतल के बैठते ही राजू उसकी तरफ फ़ोन बढ़ा हंसते हुए कहता है, इतनी देर से मेरी क्लास लग रही थी, अब आप भी भैया के प्रवचन सुन लीजिए। शीतल को राजू की बात सुन हंसी आ गई। वो फ़ोन लेकर कहती है, जी राज। राज गहरे स्वर में कहता है, सोना जो कहा था याद है ना? मुझे प्रूफ चाहिए, इट्स मीन्स चाहिए। आराम से जाओ और लंच करके रूम में जाकर सबूत भेज देना। शाम को आता हूँ, लव यू डोडो की सिंड्रेला। शीतल मुंह बनाकर कहती है, सड़ू कहेंगे, आइए आप रात को आपको बताएंगे। राज नशीली आवाज़ में कहता है, सोना ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, मैं तो तुम्हें सुकून से रात में ही जी भर कर देखता हूँ यार, आज कुछ स्पेशल दिखाना। शीतल रड़ते हुए कहती है, राज चुप करिए। राज गहरे स्वर में कहता है, लव यू, ध्यान रखना अपना और मेरी बेटी का, आता हूँ। इतना बोल फ़ोन रख। फिर से फाइलों में खो गया। गोयल भवन में सुरेखा की बातों से आहत हुई पायल अपने कमरे में ही थी। वो खिड़की के सहारे खड़ी हो अपनी सूनी निगाहों से बाहर देख रही थी और बेड पर रखा उसका फ़ोन कब से बज रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर बस अपने में खोई हुई थी। वो शख्स कब से उसे फ़ोन कर रहा था। जब पायल फ़ोन नहीं उठाती तो हल्की नाराज़गी से कहता है, ये लड़की क्या खाक निभाएगी मेरा साथ? जब ज़रूरत होती है
तो फ़ोन नहीं उठाती। कैसे भरोसा करूं इस पर? ये कहीं बीच भंवर में लटका कर चल दी तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास, तो इसके नखरे सहने पड़ेंगे। एक बार और ट्राई करता हूँ। यदि इस बार भी इसने फ़ोन नहीं उठाया तो अंकिता करण तुम दोनों का भगवान ही मालिक है। वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए एक बार फिर पायल का नंबर लगाता है। खिड़की से आती ठंडी हवाओं से पायल का शरीर कांपने लगा। वो तुरंत खिड़की बंद कर कर्टेन लगाती है और अपने दोनों हाथों को रब करती हुई बेड पर आकर रजाई में दुबकती। इतने में ही उसका फ़ोन भी फिर बज उठा। इस बार पायल ने एक रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। वो कान से लगाकर कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने वाला शख्स गहरे स्वर में कहता है, तुम्हारा चिंतक बोल रहा हूँ। उस शख्स की आवाज़ सुन पायल एकदम से उठकर कहती है, आपने मुझे क्यों फ़ोन किया? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरी मम्मा मेरे साथ। सामने वाला शख्स गहरे स्वर में कहता है, कब तक सच छुपाओगी मिस पायल गोयल? बेवकूफ़ उससे बनाओ जो बन सकता है। तुम्हारे घर में क्या और कैसे कारनामे हो रहे हैं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मेरी बातों पर यकीन न हो तो एक छोटा सा सबूत भेज रहा हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए। देख लो, फिर अगर मुझसे बात करने का मन बन जाए तो शौक से फ़ोन कर लेना, नहीं तो मेरे पास अंकिता करण को एक करने और भी रास्ते हैं। तुम्हें इसलिए कॉल किया कि शायद मेरी मदद करने में तुम्हें भी तुम्हारा प्यार नसीब हो जाए। सबूत भेज दिया है मैंने, आगे इच्छा आपकी है मोहतरमा। इतना बोल उसके बाद सुने बिना ही कॉल कट कर देता है और हल्की मुस्कान लेकर कहता है, चुग्गा डाल दिया है, यकीन ही नहीं पूरा भरोसा है खुद पर। चिड़िया बहुत जल्दी जाल में फंसेगी बेटा। आखिर सबूत ही तूने ऐसा भेजा है जिसे देखते ही छोरी हिल जाएगी। इधर पायल उस शख्स की बात सुन जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोलती है। जैसे ही उसने वीडियो ओपन किया, अपनी माँ और नताशा की जयपुर वाली रिकॉर्डिंग सुन गुस्से से उसकी आंखें फैल गई। वो पूरा वीडियो देखने के बाद गुस्से में कांपने लगी। इतने में ही उसी नंबर से एक मैसेज उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। मिस गोयल, अभी तो एक हल्का सा ट्रेलर देखा है आपने? अपनी मम्मी का तब बदन कांप गया। मैडम, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अगर अभी भी झूठी शान का दिखावा करना बाकी है तो नो प्रॉब्लम, और अगर अपनी माँ के कारनामे को, उसकी चाल को ध्वस्त करना चाहती हो तो मिलकर बात करते हैं। एड्रेस तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा, टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि किसी का इंतज़ार करना मेरी फितरत नहीं। टाइम का पाबंद हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट का वेट, वरना हमेशा के लिए गुड बाय। पायल मैसेज रीड कर तुरंत उसे कॉल लगाती है। पायल का नंबर देखते ही वो हल्की मुस्कान लेकर कहता है, नॉट बैड। लगता है तीर सही निशाने पर लगा है, दिल पर वार हुआ है, वो भी इतनी घटिया लड़की के कारण। खून तो उबाल मारना ही था। वो कॉल उठा कर कहता है, कहा था ना मैंने, बिना सबूत आदत नहीं फालतू बकवास करने की। अभी तो बहुत कुछ तुम्हारे लिए है। जिस माँ पर आंख बंद कर विश्वास किया ना, उसकी घिनौनी करतूत देख सर फट जाएगा। इसलिए ठीक 5 बजे तुम्हारे इंतज़ार रहेगा। एड्रेस भेज दिया है। और हाँ, एक आखिरी वार्निंग भेज रहा हूँ, तुम्हारी माँ को शायद संभल जाए। पायल उस शख्स को तुरंत रोकते हुए कहती है, ये गलती बिल्कुल मत करना। उन्हें संभलने का मौका मिल गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप नहीं जानते उन्हें, मैं बेटी हूँ उनकी। उनकी आदत और इरादों को अच्छे से जानती हूँ। इसलिए गुजारिश है आपसे, उन्हें भ्रम में रहकर कांड करने दीजिए। बाकी इस बार उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। इतना बोल फ़ोन रख बार बार उस वीडियो को देखती है। इस वक्त पायल की आंखों में अविरल आंसू बह रही थी। वो सिसकती हुई कहती है, आप कैसी माँ है यार, ना आप अच्छी बीवी बन सकी और न माँ। इतने सालों से यूं ही भरोसा करती रही आप पर। आपके कहने पर केशु भैया और भाभी के साथ बहुत गलत किया मैंने, यहाँ तक कि करण भाई को भी उनकी मोहब्बत से दूर करने में आपका साथ दिया। लेकिन आपने तो
मुझे भी नहीं छोड़ा मम्मा। मुझे बहकावे में रखकर आपने उस लड़की को जयपुर भेजा ताकि वो बदचलन लड़की दिशांत और भाई के साथ, छी, मम्मी अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत से मिलवाने की जगह आप अपनी बेटी के प्यार के साथ इतनी घिनौनी हरकत के बारे में कैसे सोच सकती हैं? आपका ज़मीर कैसे वो सब देखेगा मम्मी? वो लड़की करण भाई के साथ अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई जब उनके करीब आएगी तो आप एक माँ होकर कैसे बर्दाश्त करेंगी? मेरे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पायल रोते हुए कहती है, सोचो, आपके प्लान की भनक यदि पापा को लग गई तो क्या अंजाम होगा मम्मी? बहुत गलती कर ली आपने, लेकिन अब नहीं। आपको सुधारने का इससे अच्छा मौका शायद मुझे कभी न मिले। कहते हैं ना, माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चे भुगतते हैं। शायद आपके कर्मों की सज़ा मुझ बदनसीब के हिस्से आएगी। अपने आंसू को पोंछ दृढ़ता से कहती है, लेकिन मुझे सब मंजूर है। अपने किए गलत कामों का पश्चाताप तो मुझे हर हाल में करना होगा, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो अपना फ़ोन साइड में रख कुछ देर बेड पर निढाल सी लेट गई। शाम के ठीक 5 बजे वो सुरेखा को बिना बोले घर से निकल गई। वो शख्स वहाँ पहले से बैठा था। पायल के आते ही वो दोनों एक केबिन में चले गए। पहले तो उसने पायल को सुरेखा नताशा के बीच की बातें और वो सारे सबूत बताए जो संतू ने भेजे थे। फिर अंत में उसने पायल को जो वीडियो दिखाया उसे देख पायल के माथे की नसें हिल गईं। सुरेखा और नताशा का इतना घटिया प्लान देख गुस्से में उसके दांत भींच गए। पायल के चेहरे के हाव भाव देख वो सख्त शांत स्वर में कहता है, कंट्रोल में रखो अपने जज्बात। अभी कुछ हुआ नहीं जो तुम इतना होश खो रही हो, लेकिन गरी से रोकना चाहती हो और करण अंकिता को एक कर अपना प्रायश्चित करना चाहती हो तो मेरे प्लान का हिस्सा बनना होगा। बोलो, डील मंजूर है? पायल अपने आंसू पोंछ कर कहती है, क्या करना होगा मुझे? वो शख्स उसे अपना प्लान बताता है, जिसे सुन एक बार को पायल की सिटी बिट्टी भी गुम हो गई। वो हकलाते हुए कहती है, लेकिन मैं ये सब मेरे पापा और भाई की रेपुटेशन। वो शख्स गहरे स्वर में कहता है, वो तो वैसे भी तुम्हारी मम्मी के कारनामों से हो जाएगी। बेटी की नादानी तो फिर भी माफ़ी के लायक है, लेकिन सोचो, ये तुम्हारी मम्मी के काले चिट्ठे सबके सामने खुल गए तो उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? मुझे नहीं लगता इस जन्म में तुम्हारे पापा और भाई उन्हें माफ़ करेंगे। सोच लो आराम से, अभी एक दिन बाकी है फंक्शन में। जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे कल तक बता देना। चलता हूँ। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अपनी माँ की इज्जत, उसके प्लान को तुम ही रोक सकती हो। टेक केयर। इतना बोल फुर्ती से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ फ्रांस में हमारी चुलबुली अंजलि के आज सारे प्रोजेक्ट जमा हो गए थे। वो खुशी से चहकते हुए अपनी सेजल भाभी और रोशनी से गप्पे मार रही थी। वहीं उसके मियाँ जी अपनी एंग्री बर्ड की पैकिंग करने में व्यस्त थे। विनोद, अंजू की कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। पिछले आधे घंटे से अंजलि नॉन स्टॉप फ़ोन पर चालू थी, जिसे देख विनोद को गुस्सा आ गया। वो सारे बैग पैक कर उन्हें साइड में लगा अंजलि के पास आकर गुस्से से कहता है, बातों से मन भर जाए। अंजू तो नीचे डिनर के लिए आ जाना। सुबह से भूखा प्यासा तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ। सारी पैकिंग कर दी मैंने, लेकिन तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। और वो गुस्से भरी निगाहों से अंजलि को देखते हुए रूम से बाहर निकल गया। विनोद को इतने गुस्से में देख एंग्री बर्ड की हवा टाइट हो गई। वो जल्दी से फ़ोन रख के कहती है, दी भाभी, घर आकर आपसे बाकी की बातें करेंगे। अभी हमें वीनू के पास जाना होगा। हम भूल गए भाभी, आज उनका फास्ट था। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। सेजल प्यार से कहती है, अंजू बच्चा, विनोद जी का ध्यान रखना था तुम्हें। अब जल्दी जाओ और उन्हें मनाकर पहले प्यार से खाना खिलाओ, उसके बाद उन्हें सुकून दो उनका। जाओ अंजू। अंजलि रुआसी होकर कहती है, जी भाभी। दी प्लीज आप उनसे बात। रोशनी सेजल को देखकर कहती है, नहीं अंजू, आज नहीं। वीनू ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता।
आज अपने हनी को अपने स्टाइल से मनाओ। अंजलि धीरे से कहती है, ओके दी। वो फटाफट फ़ोन रख विनोद के पीछे भागती है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।